गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज हम आपको क्रिया के बारे में बता रहे हैं। आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 20 और नाम है उसका क्रिया। क्रिया क्या होता है इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य को करने की स्थिति का ज्ञान होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी काम करने की स्थिति का ज्ञान होता है, जो शब्द आते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना है, ये सब क्रिया है। अब क्रिया को धातु भी कहते हैं। धातु क्या होता है? धातु क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से होता है वह धातु कहलाता है। धातु क्या होता है? क्रियाएं तो कई तरह की होती हैं, काल के हिसाब पर और वचन लिंग के अनुसार क्रियाएं लिखी जाती हैं, मगर उनमें जो मूल शब्द होता है वो धातु कहलाता है। जैसे लिखा, लिखता हूँ, लिखूँगा, लिखो, लिखा था, लिखिए, लिखना आदि जो हैं उन क्रियाओं में लिख शब्द समान रूप से विद्यमान है। तो मूल धातु क्या है? धातु क्या है? जो मूल शब्द होता है वही धातु होती है। लिख, चल, पढ़, दौड़, ला, ले जो आदि क्रियाएं होती हैं उन्हें धातु कहते हैं। धातुओं में ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बना देते हैं। जैसे पढ़ना, चलना, लिखना, दौड़ना, खाना, पीना आदि जो शब्द होते हैं वो मूल धातु होते हैं, है ना। इसको इंग्लिश में टू रीड, टू लर्न कहते हैं। मगर जब हम उनको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उन्हीं शब्दों से लेकर हम क्रिया बना देते हैं। तो क्रिया और धातु में ये अंतर होता है कि क्रिया लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाती है, मगर धातु क्रिया के मूल शब्द को कहते हैं। ठीक है। धातु, अब आप पहले धातु के बारे में जानकारी लेंगे। तो धातु के भेद बता रहे हैं हम आपको कि धातु के भेद निम्नलिखित होते हैं। पहला, सामान्य धातु। अन्य शब्दों की तरह भाषा में कुछ क्रियाएं धातुएं भी रूढ़ हो गई हैं। इन्हें मूल या रूढ़ धातु कहते हैं। इन्हें सरल धातु भी कहते हैं। सामान्य धातु को सरल धातु भी कहते हैं, है ना। खाना, पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना जो शब्द हैं वो सामान्य धातु हैं, है ना। ये नंबर 1 है। नंबर 2, व्युत्पन्न धातु। मूल धातु में प्रत्यय लगाकर जो धातु बनती हैं उन्हें व्युत्पन्न धातु कहते हैं, मतलब फिर से उत्पन्न हो रही है। जैसे पीना से पिलाना, करना से करवाना, है ना। तो काटना से कटना, खोलना से खुलना जो आदि धातु होती हैं वो व्युत्पन्न धातु कहलाती हैं। मूल धातुएं अकर्मक या सकर्मक होती हैं। मूल धातु अकर्मक धातुओं से व्युत्पन्न कर्म धातु और मूल सकर्मक धातुओं से व्युत्पन्न अकर्मक धातु बनती हैं। ठीक है। मूल अकर्मक उड़ना और व्युत्पन्न सकर्मक उड़ाना। एक अकर्मक है और एक सकर्मक बन गई है। मूल अकर्मक से व्युत्पन्न सकर्मक बन गई। उठना, उठाना है, और मूल सकर्मक है
काटना, तो कटना, ये अकर्मक हो गई। उठाना, उठना। ठीक है, समझ में आ रही है? जब मूल धातु अकर्मक होगी तो व्युत्पन्न धातु सकर्मक होगी, और जब मूल सकर्मक होगा तो व्युत्पन्न अकर्मक होगी। समझ में आ रहा है ना? जब मूल अकर्मक होगी तो व्युत्पन्न सकर्मक होगी, जब मूल सकर्मक होगी तो व्युत्पन्न अकर्मक होगी, है ना? इनमें ये अंतर होता है दोनों में। अब हम नंबर 3 पर आते हैं। नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो धातुएं प्रत्यय लगाकर बनती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। संज्ञा से, जैसे लालच, लालच क्या है? संज्ञा। तो ललचाना, लाज, लजाना, ये क्रियाएं हो रही हैं। लालच संज्ञा है, उसकी क्रिया हो गई ललचाना, लाज, लजाना, शर्म, शर्माना, टक्कर, टकराना, है ना? इसमें प्रत्यय जोड़ देते हैं। आना, प्रत्यय जोड़ दिया तो ये संज्ञा से नाम धातु क्रियाएं नाम धातु बन गई। ठीक है, अब विशेषण से चिकना, चिकनाना, गरम, गरमाना, लंगड़ा, लंगड़ाना, दोहरा, दोहराना, ये विशेषण से होती है। जो विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर नाम धातु बनाई जाती है। अब आता है सर्वनाम से, जैसे अपना, अपनाना, है, मेरा, मम्याना, इस तरह से शब्द होते हैं। अब ये 3 हो गए। पहला सामान्य, दूसरा व्युत्पन्न, तीसरा नाम धातु। अब चौथे पे आता है मिश्र धातु। कुछ संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, होना, देना आदि के संयोग से जो धातु बनती हैं उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। जैसे काम करना, काम होना, दर्शन करना, दर्शन होना, कष्ट देना, याद आना, पसंद आना, मार खाना आदि, ये सब मिश्र धातु है। 2 धातुएं चल रही हैं इसमें, है ना? ठीक है, जैसे काम होना है, दर्शन होना, इस तरह से जो आ रहे हैं उसमें मिश्र धातु, मिली हुई धातु। मिश्र मतलब मिली हुई धातु होती है। अब नंबर 5 पर आते हैं। अनुकरणात्मक धातु, मतलब अनुकरण, किसी के पीछे चलना है। जो धातु किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती हैं उन्हें अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। जैसे टन, तो टनटनाना, हिन, हिननाना, खट, खटखटाना, धातु होती हैं, मतलब आवाज़ आ रही है, ध्वनि के आधार पर जो बनाई जाती हैं वो अनुकरणात्मक धातु कहलाती हैं। तो आपकी 5 धातु हो गई हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के 5 भेद होते हैं। सामान्य, व्युत्पन्न, नाम धातु, मिश्र धातु और अनुकरणात्मक धातु। ठीक है, अब आते हैं हम क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? धातु के वर्गीकरण के 2 आधार हैं, मतलब धातुओं को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। क्रिया के 2 भेद होते हैं। धातुओं के वर्गीकरण के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। कर्म का आधार और प्रयोग का आधार है। कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार। अब पहला हम लेते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया और नंबर 2
सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस पर कर्म का प्रभाव नहीं होता है, कर्म नहीं होता जिन वाक्यों में, उसमें अकर्मक क्रिया होती है। जैसे चोर भाग गया, तो इसमें कर्म नहीं है, कर्ता है और क्रिया है। जोकर के कर्तव्य देखकर बच्चे हंसने लगे, हैं? इसमें कोई कर्म नहीं है। मोहन अभी तक सो रहा है। ये सब है जो आपकी पिक्चर बनी है, ध्यान से देखें। ये सब अकर्मक क्रिया है। इनमें कर्म नहीं है। अकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पूर्ण अकर्मक क्रिया और नंबर 2 अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण क्रिया जो होती हैं, पूर्ण अकर्मक क्रियाएं, वो गतिबोधक होती हैं, चलती रहती हैं। बच्चा रो रहा है, फूल खिल गया है, तो ये आगे बढ़ती हैं। इन वाक्यों की रचना से कर्ता की स्थिति या अवस्था का पता चलता है। ठीक है, तो इन वाक्यों की क्रिया से कर्ता की स्थिति का पता चलता है। ये पूर्ण अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे गणेश पैदल जा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। अब आते हैं अपूर्ण पर। अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं, जिन क्रियाओं को पूर्ण रूप से अर्थ व्यक्त करने के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है, उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। इसका संबंध कर्ता से अर्थ के रूप में होता है। जैसे होना, लगना, रहना, निकलना आदि जो क्रियाएं हैं, वो पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे रवि बहुत चालाक है का मतलब होना है। शुभम बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, बनना। उसका साथी तो बेईमान निकला, है ना। तो इस तरह सीधा सीधा कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। चलते हैं सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना आदि जो क्रियाएं हैं, वो सकर्मक क्रियाएं हैं। कर्म के बिना इन क्रियाओं वाले वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, है ना। वाक्य सेंटेंस जो होता है, वाक्य होता है, उसका अर्थ हम पता नहीं लगा सकते जब तक हम इनको क्रियाओं को अर्थ स्पष्ट तभी होगा जब कर्म होगा, इनके साथ कर्म लगा होगा। ठीक है, वो बिना कर्म की होती हैं, अकर्मक होती हैं। एक कर्म के साथ होती हैं तो ये सकर्मक होती है ना। अकर्मक, सकर्मक। तो जिस तरह अकर्मक के दो भेद होते हैं, उसी तरह सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक और द्वि कर्मक, है ना। ये ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुनें। है एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया, ऐसी सकर्मक क्रियाएं जो एक कर्म रखती हैं। एक कर्मक सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हाथी गन्ना खाता है, तो गन्ना केवल गन्ने से मतलब है, गन्ना कर्म है इसमें। चालक बस चलाता है, कर्म एक ही है। माली पौधे लगाता है। तो इस तरह से ये सब जो क्रियाएं हैं, एक कर्म है इनमें सब में, इसलिए ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती हैं।
कर्म है इसलिए सकर्मक तो होंगी, और एक ही है इसलिए एक बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्विकर्मिक पूर्ण सकर्मक क्रिया, ऐसी सकर्मक क्रियाएं जो दो कर्म रखती हैं द्विकर्मक सकर्म क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे दादी जी ने बच्चों को कहानी सुनाई है, बच्चों को कहानी सुनाई है, बच्चों को और कहानी तो दो आ रहे हैं, कर्म आ रहे हैं, बच्चे भी है और कहानी है। इसी तरह भैया ने पिताजी को पत्र लिखा, भैया ने पिताजी और पत्र दोनों ही आ रहे हैं, इसलिए ये द्विकर्मिक क्रियाएं हैं। तो ये सकर्मक क्रिया का पहला भेद है, इसके दो भेद है ना, सकर्मक क्रिया उसके दो भेद और पहले के भी दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब आते हैं सकर्मक क्रिया के दूसरे भेद पर। पूर्ण सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं हैं जिनमें कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूर्ण बोध नहीं होता, अपूर्ण है, इसलिए कर्म तो होता है मगर उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, तो ये अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। रमा विवाह को बेवकूफ़ समझती है, निश्चित नहीं है ना, तो बेवकूफ़ जो है उसका सीधा अर्थ नहीं है निकलता है, कौन बेवकूफ़ कैसे है? हमने सुरेखा को अपना मॉनिटर चुन लिया है मगर शब्द पूरक है मगर इसका अर्थ अधूरा सा लगता है, इसलिए ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। तो हमने जाना है कि दो प्रकार की क्रिया होती हैं, कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रिया होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक में कोई कर्म नहीं होता और इसके भी दो भेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक, है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। आपने सकर्मक अकर्मक तो जान लिया, अब इनमें आपस में परिवर्तन कैसे होता है, बदल कैसे जाते हैं। सकर्मक को अकर्मक में बदल सकते हैं और अकर्मक को हम सकर्मक में भी बदल सकते हैं, है ना। तो ध्यान दें, अपनी बुक पर भी ध्यान दें और वीडियो सुने। करण पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक है। करण इसी स्कूल में पढ़ता है, ये अकर्मक है। पढ़ता है मगर इस समय कर्म नहीं है इसमें, है ना। इसी स्कूल में पढ़ता है मगर इस पर कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक है। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, मतलब गेंद जो है वो कर्म है। बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, ये अकर्मक है ना। सजातीय कर्म लगाने पर कुछ अकर्मक क्रियाएं सकर्मक का रूप धारण कर लेती हैं। मणि तेज चलता है, मणि मस्तानी चाल चलता है। अब मस्तानी चाल चलता है तो ये कर्म हो गया, और तेज चलता है तो ये अकर्मक हो गया। वे लड़ रहे हैं, उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, है ना। वे लड़ रहे हैं अकर्मक है, उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, ये सकर्मक है। ठीक है, तो कर्म के आधार पर दो भेद हो गए। दोनों भेदों में हम कैसे अंतर करते हैं ये भी बताया आपको। अब हम आगे चलते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं। नंबर 1 संयुक्त क्रिया, नंबर 2 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 3 पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अब पहले नंबर पर चलते हैं, संयुक्त क्रिया। जिन क्रियाओं में एक से अधिक क्रियाएं रहती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। मतलब एक से ज़्यादा क्रिया हों तो संयुक्त मतलब जोड़ना, और जुड़ जाती हैं, एक से ज़्यादा हो जाती हैं तो उन्हें संयुक्त कहते हैं। जैसे तूफान बढ़ता चला आ रहा है, तूफान बढ़ता भी क्रिया है और चला आ रहा है, ये सब क्रियाएं हैं। मैं कभी कभी कहानियाँ पढ़ लिया करती हूँ, तो पढ़ना और करती हूँ दो क्रियाएं हैं इसमें। ठीक
ठीक है, यहाँ ज़्यादा क्रियाएं होती हैं और वहाँ पर संयुक्त क्रियाएं होती हैं। अब संयुक्त क्रियाएं में सहायक क्रिया लगी होती है। संयुक्त क्रिया भी दो प्रकार की होती हैं, रंजक क्रिया और समस्त क्रिया। रंजक क्रिया में वाक्य में मुख्य क्रिया के अतिरिक्त लगने वाली वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को रंजित करती है, रंजित मतलब जोड़ती है, अलग छवि देती है उसको, तो रंजक क्रिया कहलाती है। जैसे बोलते बोलते वह उसे मार बैठा, बोलते बोलते क्रिया है और उसे मार बैठा, वह तुरंत उठकर चल दिया, उठकर भी क्रिया है और चल दिया। तो ये रंजक क्रियाएं होती हैं। जब बैठा है मतलब एकदम उल्टा हो जाता। हाँ जी, है तो एकदम जैसे वह सारी मिठाई खा गया, खा ली हो गया, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। अब आते हैं नंबर 2 पर, समस्त क्रिया। दो धातुओं के योग से बनी हुई क्रियाएं जिनमें दोनों क्रियाओं का अर्थ बना रहता है समस्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे माता जी से चला फिरा नहीं जाता, चलना फिरना एक ही है मगर दो मिला दी हैं, तो ऐसी क्रियाएं समस्त क्रियाएं कहलाती हैं। वह लिख पढ़ सकता है और दोनों काम कर सकता है, समान होते हैं, और इस तरह से जो समान क्रियाएं होती हैं वो समस्त क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर संयुक्त क्रिया के आपने दो भेद पढ़े, रंजक क्रिया और समस्त क्रिया। अब प्रयोग के आधार पर दूसरे नंबर पर आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा मतलब किसी को प्रेरित करना, है ना, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यानी एक व्यक्ति जो है करता है वो खुद तो नहीं कर रहा है, दूसरों को प्रेरणा दे रहा है कि ऐसा काम कर लो, तो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। जैसे टीचर कहता है ऐसे पढ़ लो, है ना, तो वो खुद बताता है, खुद नहीं पढ़ता है, तो प्रेरणा देता है, अपने छात्र को, अपने विद्यार्थी को प्रेरणा देता है कि ऐसा काम कर लो, ऐसे जल्द करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, है ना। तो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं, दूसरों को सही रास्ता बताते हैं, सही या गलत जो भी है वो दूसरों को राह दिखाते हैं। तो अब हम आगे आते हैं, देखते हैं, आगे देखते हैं। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है, गुरुजी बच्चों को संगीत सिखाते हैं, मतलब दूसरों से काम कर रहे हैं। तो इस तरह की जो संज्ञाएँ होती हैं वो प्रेरणार्थक क्रियाएँ होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ प्रेरणा देता हो तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ बच्चे को दूध, तो माँ शामिल है, अध्यापिका पढ़ा रही तो अध्यापिका भी उस काम में शामिल है। इस तरह की जो होती हैं वो प्रथम होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। द्वितीय कैसी होती है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माँ खुद तो काम नहीं कर रहा है, दूसरों से करवा रहा है ना। पहले में खुद शामिल होता है, तब काम करवाता है, और दूसरे में स्वयं शामिल नहीं होता। जैसे माँ नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है, माँ है जो वो नौकरानी से बच्चों को दूध दे रही है, पिलवा रही है, तो खुद नहीं कर रही है, किसी और व्यक्ति से वो काम करवा रही है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। डॉक्टर नर्स से
रोगी को दवा दिलवाता है ना। जो डॉक्टर है वो खुद दवा नहीं दे रहा है, नर्स से दिलवा रहा है। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। अब आप बुक में देखें, इनको चार्ट दिया हुआ है। क्रिया का सामान्य रूप, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। क्रिया का सामान्य रूप है पढ़ना, प्रथम है पढ़ाना और दूसरा पढ़वाना। इस चार्ट की सहायता से आप अच्छे से समझ लेंगे। मैं आपको आगे समझा रही हूँ। लिखना, लिखाना, लिखवाना, चलना, चलाना, चलवाना, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाती हैं। जिनमें कर्ता स्वयं मिलकर काम करता है वो प्रथम होती हैं और कर्ता दूसरे से करवाता है वो द्वितीय होती है। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया के दो भाग होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। और दोनों के अर्थ भी आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे पहले में कर्ता शामिल होता है और दूसरे में कर्ता किसी दूसरे व्यक्ति से उस काम को करवाता है। हाँ जी, आगे चलते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे जिससे वाक्य खत्म हो रहा है उससे पहले जो क्रिया लगेगी वो पूर्वकालिक होती है। जैसे गिरीश खाना खाकर सो गया, तो खाकर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। सांप को देखकर बच्चे डर गए, मेन क्रिया है डरना। और हाँ जी, तो ये सांप को देखकर बच्चे डर गए, देखकर ये पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तो आपने क्रिया का चैप्टर पढ़ा। एक बार हम फिर सारे शब्दों को, सारे सेंटेंस को बता रहे हैं, आप ध्यान से सुने। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया काम करने के जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ना लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है, जैसे पढ़ना, लिखना, है ना लगा दिया है। कुछ क्रियाएं स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, कुछ क्रियाएं जो उत्पन्न होती हैं, उनसे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो आगे हम आपको बता रहे हैं क्रिया क्या होती है। काम करने के जो शब्द होते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है और ना लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं। कुछ क्रियाएं स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं और कुछ क्रियाएं भी उत्पन्न होती हैं। मूल क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक होती हैं। सकर्मक क्रिया भी एक कर्मक और द्विकर्मक होती है। सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण शब्दों से बनाई जाने वाली धातु नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। दो धातु के योग से बनी दो अर्थ देने वाली क्रियाएं समस्त क्रियाएं कहलाती हैं। मुख्य क्रिया को विशेषता प्रदान करने वाली क्रियाएं रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। किसी ध्वनि का अनुकरण पर बनी क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रियाएं होती हैं। है, हैं, हूँ, था, थी, थे आदि सहायक क्रियाएं होती हैं। मूल क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, तो ये क्रिया का चैप्टर हमने आपको पढ़ाया। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। आपका चैप्टर कंप्लीट।